प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवांश के साथ साथ दशमांश चार्ट का अध्ययन करेंगे और थोड़ी सी चर्चा होरा कुंडली पे भी होगी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, ज्योतिष ही लक्ष्य प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा और वहां से आप हमारे समस्त कार्यक्रम, जिसका लिंक नीचे एक है, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, वो मोर वीडियोस करके, आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको वो यूट्यूब पे लेके चला जाएगा और वहां पे आप मेरे समस्त प्लेलिस्ट देख सकते हो और मेरे चैनल पे चले जाओगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सीधे लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश का एक साथ अध्ययन करके बताता हूं। सबसे पहले बता दूं, ये मेष लग्न की कुंडली यहां बनती है और यहां का जो सुख भाव का अधिपति है वो यहां का लग्नेश बन जाता है। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, यहां का सुख यहां का लग्नेश बना, यहां के जो सुखेश थे वो यहां के लग्नेश बन गए, यानी कि केंद्र की ही जो राशि थी वो लग्न में बन गई। तो ये एक अच्छे नवमांश के निर्माण की बात हो रही है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर हम और भी चर्चा करते हैं तो यहाँ 12वें भाव के अधिपति जो है वो गुरु बनते हैं और यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति बुध बनते हैं। और ये जन्म कुंडली में बुध कहाँ बैठे, जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति होकर के पंचम स्थान में, ये कमजोर हुआ। उसके बाद यहाँ शनि बैठे, जो कौन है, तो सप्तम और अष्टम के अधिपति होने के बाद ये आ गए यहाँ। उसके बाद कौन बैठा, गुरु, जो कौन है, भाग्य के अधिपति। तो गुरु, शनि और बुध एक साथ आ गए। तो गौर करिए, तो यहाँ पे 12वें के अधिपति, अष्टम के अधिपति और साथ ही साथ रोग के भी अधिपति हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं प्रेम में एक दूरी भी पैदा करेंगे और उसको वो थोड़े से कमजोर भी करने वाली स्थितियों में लेके जा सकते हैं। इस वजह से हमें ये हमेशा ही प्रयास, जब भी शनि मंगल राहु केतु गुरु बुध की आदि की दशाएं चलेंगी, जो प्रायः ग्रह इनकी कुंडली में कमजोर हैं, जैसे मेष लग्न की कुंडली में गुरु की दशा कभी भी कमजोर नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो चूंकि अष्टम में बैठे हैं और सप्तम में उच्च का शनि है, इस वजह से वो कभी कभी कमजोर भी हो जाता है। इस वजह से कई बार दाम्पत्य में एक छोटी सी सुखबुगाहट जो होती है वो कमजोरी वाली भी देखने को बनेगी। ऐसे इनकी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष यहाँ बन रहा है, इस वजह से भी कई बार कमजोरी देखी जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा, और ये किसके कारण होगा, ऐसा कई बार होता है कि दाम्पत्य में दोनों ही कई बार दूर चले जाते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति कई बार अगर आपसी समझ विकसित हो तो नहीं भी होगी, क्योंकि आपके संस्कार कि आप कहाँ से आए हो और उसके बाद आपके बुद्धि की स्थिति कैसी है। तो बुद्धि का जो भाव है वो यहाँ सूर्य मंगल बैठे और यहाँ पे जो है वो बुध की राशि, सूर्य की राशि बन रही है, जो द्वितीय का अधिपति होकर के सप्तम में गया है। तो सूर्य की दशा में कई बार कड़वाहट बढ़ती है, चंद्रमा की दशा में वो फिर शांत हो जाएगी, मंगल की दशा में फिर से थोड़ी उग्र होगी। तो ये स्थिति होती है। राहु शनि की दशाओं में थोड़ी सी उसको उग्रता मिल जाती है। तो ये स्थिति जहाँ पे व्यक्ति की, अब वहाँ पे हो सकता है कि कई बार विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो, पति का स्वास्थ्य कमजोर हो, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो, बच्चों, जो दूसरा छोटा बच्चा है, बेटा है या बेटी है, उसका स्वास्थ्य खराब हो, ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी। अब एक एक ग्रहों को समझते हैं कि सबसे पहले सूर्य की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे और यहाँ पे वो जन्म कुंडली में मकर राशि में बैठ रहे हैं चंद्रमा के साथ। लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और यहाँ पे लग्न में बुध की स्थिति बनी थी, यहाँ पे लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में लेकिन जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के पंचम में आ रहे हैं, शत्रु की राशि में। और यहाँ पे गौर करिए बड़ी गंभीरता से, तो लग्न कुंडली में देखने के बाद अगर हम नवमांश कुंडली के सप्तम भाव की चर्चा करते हैं, वैवाहिक सुख की, तो सप्तम का अधिपति पंचम में आया और पंचम का अधिपति देखिए मंगल शुक्र के साथ गया है। इस वजह से कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी बढ़ेगी, प्रेम में खटास भी कई बार उत्पन्न होंगी। तो ऐसा ना हो। और कई बार जो होता है वो व्यक्ति तिरछी निगाह से सबको देखने का प्रयास करता है, कई बार पति या पत्नी दोनों में से। तो इन लोगों को थोड़ा सा अपने आप पे इस प्रभाव को भी विकसित करना चाहिए। अब एक बात और बता दूं, यहाँ पे ये व्यक्ति मेष लग्न का है तो ये तो ठीक है, पर यहाँ जो दाम्पत्य है वो कर्क का हो रहा है। यहाँ से इस वजह से कई बार उसमें खट्टेपन और मिठ्ठेपन की स्थिति भी होगी, खट्टा मीठा सा संबंध रहेगा। चंद्रमा की अगर बात करता हूं तो वो शुक्र के साथ है, जहां मैंने कल इस बात को जोर देकर के बात कही थी कि ये व्यक्ति जिसकी ये कुंडली है ये निस्संदेह पतिव्रता हो सकता है और है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र के साथ राहु का संबंध बन रहा है जो उनके प्रेम की स्थिति को बड़ा ही पवित्र रखता है। यहां पे अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो वो चंद्रमा जो है वो अमावस्या दोष से पीड़ित हो रहा है और केंद्र में ही बैठ रहा है। गौर करिए, यहां पे चंद्रमा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे
क्लियर है। और यहां पे चंद्रमा 10 नंबर की राशि में बैठे। गौर करिए, अब 3 नंबर से आगे गिनते हैं तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, 8वें बैठे। यही जो है वो समस्या की जड़ है। यही समस्या की जड़ हो सकती है कि यहां पे चंद्रमा जो है वो 3 नंबर की राशि में बैठे, नवमांश कुंडली में वो अष्टमस्थ होकर के बैठ रहे हैं गिनने पे। और दूसरी बात, यहां से वो लग्न के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से वापस जो वो कमजोरी बनी थी 8वें वाली, वो फिर से ठीक हो गई। यानी कि संबंध टूटे नहीं, बेहतर तरीके से उसको चलाया जा सकता है। जो कमजोरी दिख रही थी वो फिर से वापस अच्छी होती भी देखी जा रही है। अब जरा गौर करिए तो गुरु की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में उच्च की पड़ रही है, केंद्र में। और सप्तम भाव के अधिपति के साथ अगर गुरु का संबंध बनेगा तो कभी भी वो कमजोर नहीं होने देंगे। यानी कि अगर एक पक्ष कमजोर हो भी रहा होगा तो इसको हम कई तरीके से, कई गुणा लाभ से भी देख रहे हैं और उसका श्रेष्ठ प्रभाव में विकसित होते हुए उसको देखा जा रहा है। क्योंकि गुरु का प्रभाव लग्न पे और बैठे भी हैं मंगल की राशि में, परंतु चूंकि जिस राशि में बैठे हैं जो इसका मालिक है वो अष्टम में बैठ रहा है शुक्र के साथ, इस वजह से नाभि का क्षेत्र कई बार पति पत्नी का या किसी एक का भी कमजोर सा होता है। हमें वहां पे उस क्षेत्र को ध्यान रखना चाहिए। और कई बार कटी प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वो ऑपरेशन या ऑपरेशन से युक्त होता है, या उस पर कई बार ऐसी चीजें भी जाने की स्थितियों में होती हैं। इस पर हमें ध्यान देना होगा। मतलब वो क्षेत्र कमजोर हो सकता है जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वो मंगल की दशा में, शुक्र की दशा में। और कई बार जब मंगल आते हैं तो ऐसे काम कराते हैं, तो ये स्थिति भी बनती है। मंगल की बात करूं तो मंगल आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं द्वितीय भाव में। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो लग्न के अधिपति होकर के धन में बैठे थे और वहां से चौथी दृष्टि से यहां देख रहे हैं, तो व्यक्ति को यश, कीर्ति और बड़ा ऊर्जा से संपन्न रखते हैं। और व्यक्ति के पास इतना बल है कि वो जब चलेगा तो उसके वेग की अधिकता बड़ी तीव्र होती है। और व्यक्ति प्रखर बुद्धि का होता है और राजनीति करने वाला होता है, रणनीतिकार होता है। सामने वाले को कुछ भी हो जाए वो अपने थाह में नहीं आने देता है। उसकी थाह भले लगा दे, अपने बारे में कभी भी किसी को नहीं बता सकता कि उसके दिमाग में कौन सी राजनीति चल रही है। मंगल यहाँ पे जो है वो अष्टम में जा रहे हैं, इस वजह से स्वास्थ्य का कमजोर होना। शनि की राशि में बैठे हैं और शनि और मंगल का, पर गौर करिए वहां जो मंगल की स्थिति है वो पंचम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। पंचम के अधिपति होकर के अष्टम में और अष्टम के अधिपति पंचम में। ये प्रेम में, और व्यक्ति को कई बार खोजी प्रवृत्ति का बनाए, पति भी कुछ इसी तरीके के क्षेत्रों में काम करने वाला मिलता है। और पति भी कई बार जो होता है वो जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोच लेता है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। बुध लग्न में ये बहुत बढ़िया, व्यक्ति को तीव्र, प्रखर बुद्धि का, समझदार, चापलूसी करने वाला और निर्णायक मंडल का कई बार सदस्य हो जाता है, निर्णय सुनाने वाला, क्योंकि शनि उच्च का होकर के लग्न को देख रहे हैं। और जन्म कुंडली में यहां जो बुध बैठे हैं वो 12वें के अधिपति होकर के पंचम में। ये कभी कभी व्यक्ति के जीवन में, दाम्पत्य में, या फिर ऐसी स्थिति में कि कई बार वो बड़े बेटे को स्वास्थ्य में कमजोर बना देते हैं, या कई बार बड़े बेटे को लेकर के व्यक्ति ज्यादा हेडेक लेता है, चिंता करता है, ये बात भी बनेगी। और वो प्रेम में कई बार व्यय की स्थिति को लेकर आता है। कई बार बड़े बेटे के स्वास्थ्य पे कई बार पैसे ज्यादा लगे, या कई बार उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी हेडेक की स्थिति बनती है। उसके स्वास्थ्य को लेकर के हमें बुध की दशा में विशेषतया ख्याल रखना चाहिए। ये बुध की बात है। मंगल की दशा में आप दोनों पति पत्नी के ऊपर, बुध की दशा में बच्चे के ऊपर थोड़ी सी, पर वो बहुत ज्यादा नहीं। गुरु की बात करते हैं तो वो गुरु अष्टम में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, यहां भी और यहां भी। मैंने कल ही बात कही थी कि ये वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम जो ग्रह होता है वो बली हो जाता है। पर वो बली हो तो रहा है, लेकिन कहां जाकर के, यहां लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे थे। और मेष लग्न की कुंडली के लिए वो भाग्येश और 12वें भाव के अधिपति होकर के विपरीत राजयोग के निर्माता भी बन रहे थे। उस पे दोनों मित्र की दृष्टि पड़ रही थी, सूर्य और मंगल दोनों देख रहे थे लग्नेश को, लग्नेश से संबंध। तो ये एक अच्छी बात है, जो सबसे अच्छी बात है। यहां वो गुरु जन्म कुंडली में पंचम में बैठे हैं, ये अच्छी है स्थिति। यहां से तो ज्यादा ग्रह फ्लरिश ही कर रहा है, और वो जीवन में समरसता, प्रेम, ऐश्वर्य, गीत, संगीत, कला प्रिय और कला काम पारखी दृष्टि से उसका पान करने वाला, यशस्विता का भाव रखने वाला, ये सब सारे गुण पति में हो सकते हैं। और दोनों में कई बार ये सामंजस्य बनता है, जिससे विवाह बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली आगे बढ़ जाता है। अगर कभी कुछ खटर पटर की स्थिति होती भी है तो वो गुरु संभाल लेंगे। यानी कि गुरु की दशा में जितनी भी समस्याएं आने वाली हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे धार्मिक कृत्य को लेकर के हो, चाहे भवन आदि के सुख को लेकर के हो, नया काम लेकर के हो, पद के वृद्धि को लेकर के हो, यश के, कीर्ति के, मान के, सम्मान के, इच्छा की पूर्ति की हो, तो आप ये गुरु की दशा में ये समस्त चीजें आप कर सकते हो। बच्चे का विवाह,
बच्ची की शादी, नया घर, नई गाड़ी, नया बंगला, नया काम, नया कारोबार। गुरु की दशा में कोई धार्मिक कृत्य करना हो, माता पिता को आशीर्वाद दिलवाना हो माता पिता से खुद को, तो ये काम कर सकते हो। ये गुरु की दशा में आप ऐसा काम कर सकते हो, क्योंकि ये भाग्य के अधिपति है ना। इस दशा में आप जो भी काम करोगे तो उससे भाग्य की वृद्धि होगी। और ऐसी दशा में व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर ले, क्योंकि वहां तो केतु बैठे हैं। केतु की दशा भी कुछ इसी तरीके से धार्मिक और धार्मिक कृत्यों में समापन का काम करवाती है। मतलब इस तरीके का काम आपको उस दशा में करवाया जाए तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? गुरु की स्थिति यहां है, ये बहुत अच्छी बात है। यहां से वो धर्म को देख रहे हैं, मित्र की राशि को, यहां से वो यहां भी देख रहे हैं, तो लाभ भी रहेगा, इच्छा की पूर्ति करवाएंगे, मैंने बात कही। और गुरु की दशा यहां पे भी ये अच्छी है, गुरु खराब नहीं है, यहां से ज्यादा अच्छे यहां हो रहे हैं। भाव के आधार पर गुरु के बाद शुक्र की बात करता हूं, तो शुक्र जो है वो यहां चंद्रमा के साथ, ये अद्भुत बात। और जन्म कुंडली में सप्तम के अधिपति होकर के जहां खुद के ही घर में खुद को अति विशिष्ट कारक होकर के शनि उच्च के होकर के बैठे हैं, ये दाम्पत्य और व्यक्ति का ससुराल पक्ष धनी, मजबूत और श्रेष्ठ होता है। और व्यक्ति को ससुराल में बड़ा ही आदर भी मिलता है शनि के कारण, क्योंकि उस पर राहु का प्रभाव है, तो व्यक्ति को ससुराल में बहुत आदर मिलता है। और अगर वो नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि सूर्य मंगल यहां है, इस वजह से। लेकिन कुंडली जो बात कह रही है उसके आधार पर व्यक्ति आदरणीय होता है ससुराल पक्ष से। यहां पे वही शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम में मंगल के साथ, और जन्म कुंडली में वो होते हैं चतुर्थ के अधिपति, जिस पे राहु की दृष्टि है। राहु कभी भी शुक्र को छोड़ नहीं रहा, व्यक्ति के अंदर खर्च की स्थिति ज्यादा है, भौतिकवादी होने का प्रभाव दिखता है। और व्यक्ति को एक बड़ी अजीब बात है, अगर उसने किसी का लाल फूटा हुआ सर देख लिया तो अपना भी फोड़ेगा। हाँ, अब अपना फोड़ेगा मतलब क्या है? अगर उसने देख लिया कि उसके घर में ये गाड़ी आई है, ये चीज आई है, तो उसके अंदर भी वो स्वाद जगता है। कई बार अलग बात है कि उसके अंदर धर्म का प्राबल्य है, तो कई बार उसको वो अलग करे, या शनि का प्रभाव है तो थोड़ा, हालांकि ये कुंठा से ग्रसित और इच्छा की पूर्ति, और कई बार व्यक्ति मलिन हो जाता है, कई बार वो छोटी छोटी आवश्यकताओं में उलझ करके रह जाता है। बड़े लक्ष्य को लेकर के चले तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि शनि उच्च के हैं। आपको राजनीतिज्ञ छोटे छोटे लक्ष्यों का निर्धारण ना करो, बेहतर बनो और ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करो। और ऊंचे लक्ष्यों को छोटे छोटे डिवीजन में बांट करके अगर आप पूरा करोगे, एक साल में रिजोल्यूशन ले लो, तो ऐसे काम करोगे। क्योंकि शनि है, ये अनुशासित ग्रह होते हैं, और दरअसल अपनी दशा में व्यक्ति को अनुशासनहीन भी बनाते हैं। सूर्य और मंगल का प्रभाव लग्न के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, और लग्नेश के ऊपर गुरु के प्रभाव होने के कारण, जहां सूर्य मंगल के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे हैं, जो कौन है? आपकी कुंडली के सप्तम के अधिपति। व्यक्ति पति को प्रेम करेगा और तीव्र प्रेम करेगा। यहां भी वही स्थिति है, लेकिन शुक्र अष्टम में बैठे हैं। अब क्या हो? कोर्ट केस में विजेता बना दे, रिसर्च के क्षेत्र में व्यक्ति चला जाए, कोई बात को खोजना हो, ढूंढना हो, परखना हो, जांचना हो, तो ये काम मंगल और शुक्र बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं। तो व्यक्ति अपनी डिग्री बढ़ा ले, व्यक्ति के पति पढ़े लिखे हों, बहुत ऊंची डिग्री वाले हों, अच्छे खासे ईमानदार और धन के पीछे अपने जान को लगाने वाले हों, और वस्तुतः उन्हें कई बार अनायास धन भी प्राप्त होता रहता है, या कई बार अचानक से धन भी प्राप्ति के योग हैं इस कुंडली में। क्लियर है? शनि की बात अगर करता हूं, तो यहां पे शनि जो है वो जन्म कुंडली में सप्तम में उच्च के, ये बहुत अच्छी बात। और यहां पे शनि जो है वो पंचम में, पर यहां वो उच्च के बैठे थे, यहां वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। और गौर करिए, कर्क लग्न की कुंडली में वो मारक भी हो जाएंगे। तो अब यहां पे शनि का जो प्रभाव है वो कमजोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां वो मेष लग्न की कुंडली में लाभ के तो कम से कम अधिपति होकर के पंचमस्त बैठे थे, लाभेश तो उच्च का था, तो व्यक्ति को कम से कम उसके इच्छा की पूर्ति में वो सहयोगी तो हो रहा था। भवन का निर्माण हो, वाहन का निर्माण हो, गाड़ियों का प्रभाव हो, एक से अधिक गाड़ी का सुख हो, कई जगह पे भवन निर्माण के योग बनते हैं, क्योंकि लाभेश उच्च का है और केंद्र का अधिपति होकर के केंद्र में तो बैठा है, तो ये एक अच्छी बात रही। पर यहां पे वो वृश्चिक राशि के चले गए, यहां के अधिपति से उसको बल नहीं मिला, पर परिवर्तन कर रहा है, लेकिन वो फिर भी परिवर्तन कैसा? तो कमजोर, क्योंकि यहां कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो कमजोर प्लैनेट के रूप में पहचाने जाएंगे। अलग बात है उसके साथ गुरु बैठे हैं, और गुरु का प्रभाव शनि से और शनि का प्रभाव गुरु से। अगर यहां पे दोनों में बलवान कौन है, अगर मैं उसकी चर्चा करूं, तो आपको यहां पे बलवान बहुत अच्छी तरीके से गुरु ही देख रहे हैं, और दृष्टिपात गुरु का ही ज्यादा होगा। इस वजह से यहां पे एक बड़ी अच्छी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शनि बैठे तो हैं, पर वहां पे बलवान गुरु ही हो रहे हैं, गुरु का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, ये बात यहां तक, ये शनि की बात थी। राहु और केतु की बात करता हूं, तो राहु शुक्र को कभी छोड़ नहीं रहे, इस वजह से व्यक्ति को थोड़ा अपने पति के ऊपर भी कभी कभी खर्च करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पति भी खर्चीला होता है, और व्यक्ति भौतिकवादी सुखों में थोड़ा लिप्त होता है। तो इसको आप थोड़ा सा कम करके अपने अंदर एकाकीपन को जागृत करो। शनि यही चाहते हैं,
आगे बढ़िए। द्रव्य के पीछे भागोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, अध्यात्म के पीछे भागोगे तो कभी हारोगे नहीं। और एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि मुझे किसी का डर नहीं, मेरा माधव मेरे पीछे खड़ा है। यह हमेशा याद रखिए। आपकी कुंडली में भाग्य का अधिपति हर जगह आपके साथ है, अलग बात है क्योंकि लग्न के अधिपति माधव स्वयं साक्षात नारायण भाग्य के अधिपति होकर के उसको देख रहे हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र का क्षेत्र तो आपकी कुंडली में ऐसे भी ठीक है, यहाँ पे समसंख्या की राशि में गुरु खुद बैठे हैं। विपरीत परिस्थिति बनने के बावजूद भी व्यक्ति की कुंडली में अगर 12वें भाव को अगर गुरु देख रहे हो तो व्यक्ति अपने निकट के लोगों के बीच में रह करके ही मृत्यु का वर्ण करता है, अपने लोगों के बीच में, और सुखद मृत्यु बिना तड़पे हुए मृत्यु का वर्ण करता है। गुरु का प्रभाव है। और विपरीत स्थिति गैस, एसिडिटी, कब्जियत और अपच आदि की समस्या बनेगी। व्यक्ति का मोक्ष ठीक है क्योंकि मंगल भी यहां के अधिपति होकर के जाकर के उसको देख रहे हैं। तो आयु संपूर्ण है, स्वभाव गुरुवत है। तो ये कुंडली स्वभाव के रूप में ठीक है, पर कई बार आप पूरा देते हो, मिलता नहीं है। आपका कैरियर, लॉ वगैरह के क्षेत्र में आप अगर काम करोगे तो ठीक रहेगा। दशम स्थान में शनि का बैठना, शनि की राशि का बनना, उच्च का होकर के बुध को देख लेना, ये दोनों ही स्थितियां आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और अभी दशा भी शनि की चल रही है। तो अगर आप कैरियर में कुछ और करना चाहते हो तो अभी आपके पास 8 साल टोटल हैं। और अगर एक कुशल गृहिणी ही बनकर के अभी तक रहे हो तो कुछ आगे स्टेप ले सकते हो, एक कदम आगे बढ़ाओ, खुद ब खुद आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। बढ़ा के देखो, आपकी कुंडली में शनि में चंद्रमा है, अभी वक्त भी बढ़िया चल रहा है। दोनों केंद्र जब एक्टिव हो कुंडली में तो खराब कहां है। यहां पे चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में अमावस्या दोष से पीड़ित है, थोड़ी सी खटपट होगी, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनेगी, पर उसको अगर आप पार कर जाओगे तो निस्संदेह सफल हो जाओगे। क्योंकि शनि भी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे, ये मंगल की राशि है, काले कोट का भाव है, तो बाहर निकलिए, यह स्थिति है। अगर दशमांश की बात, नवमांश में थोड़ी से नक्षत्रों की चर्चा कर लूं तो गुरु अनुराधा में, शनि बुध में और बुध ज्येष्ठा, ये चीजें ठीक हो रही हैं क्योंकि गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति वही संघ है, ये ठीक है। लेकिन गुरु अष्टम भाव के नक्षत्र के अधिपति में बैठे हैं जो अष्टमे से शनि, इस वजह से वो अपने स्वास्थ्य में कमजोरी रखेगा और कई बार व्यक्ति को सरकारी नौकरी का प्रयास होते होते या कई बार मिलते मिलते छुड़वा देगा, ये बात होती है। उसके बाद बुध बहुत अच्छे हैं, शनि बहुत अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, इसका प्रभाव ठीक रहेगा। पर 12वें के अधिपति होकर के पंचम में, तो यहां पे जो गौर करिएगा ये पंचम भाव बहुत ज्यादा बलशाली नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 12वें के अधिपति यहां आकर के बैठ रहे हैं। त्रिक भाव का अधिपति, यह भी त्रिक और यह भी त्रिक, तृतीय भाव के अधिपति यहां बैठ रहे हैं ना, इस वजह से कई बार बड़े बच्चे के स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं और कई बार प्रेम में खट्टा मीठा सा अनुभव ये बुध ही देंगे। गुरु और मंगल, गुरु तो फिर भी ठीक, पर मंगल पंचम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठ गए हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार प्रेम में कमजोरी भी देते हैं। और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र का यहां से ज्यादा बढ़िया बन रहा है वो, लेकिन अमावस्या में है, इस वजह से पति पत्नी के साथ कभी कभी अमावस्या दोष का प्रभाव रहेगा वो सामान्यतया। सूर्य उत्तराषाढ़ा, ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया। राहु केतु है। अब जरा सप्तम भाव को और भी गौर से समझाता हूं। यहां का अधिपति परिवर्तन किया, पर अष्टमेश होकर के परिवर्तन किया है, पंचम भाव के अधिपति ये कमजोर हुआ। इस भाव पे जरा गौर करिए तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये भाव पहले ही अमावस्या दोष में था और उसके बाद वहां पे किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, और इस भाव के अधिपति गुरु के साथ बैठे हैं जो कि भाग्येश हैं, इस वजह से भाग्य में उसका सुख है, मतलब दाम्पत्य का सुख बेहतर ही देखा जा रहा है। राहु सम राशि के बैठे हैं, इस वजह से सुख की कमजोरी नहीं है। यहां ये ना कहना कि चतुर्थ के राहु है, नहीं, वो तुला के बैठे हैं, जिसका अधिपति जहां बैठा है उसको राहु देख रहे हैं। इस वजह से राहु तो यही चाहता है, राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं स्वाति के, अपने ही नक्षत्र में बैठे, और यहां पे राहु तो शुक्र के साथ है, यहां भी वो बलवान ही है, तो कमजोर यहां भी नहीं है, तो ठीक है। बल 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 ज्यादा हो गया, अब आगे बढ़ता हूं। दशमांश कुंडली जो बन रही है वो सिंह की बन रही है। अब जरा सिंह राशि के बारे में गौर करें तो अगर मैं इसको दशमांश कुंडली कहूं तो यहाँ पे 5 नंबर दिखा है, दशमांश कुंडली D10 चार्ट इसको मान लेते हैं। थोड़ी सी बात, यहाँ 5 नंबर लिखा और यहाँ के अधिपति होकर के वो प्रतियोगिता में गए। सीधी और स्पष्ट बात है, व्यक्ति का कैरियर प्रतियोगिता से युक्त रहा है, एक लाइन की बात। दशम स्थान के अधिपति शुक्र हैं, वो मेहनत ज्यादा कराए हैं, उसको लेकर के व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक रहा है, लेकिन उसको वो मिला नहीं है। वो खाली स्मूथ और छोटा मोटा मेहनत ही कराते रहे हैं, वस्तुतः उसका कोई विशेष परिणाम नहीं मिला है। या कई बार जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, या कई बार वो डिग्री धरी की धरी रह जाए, ये बात है। पर अगर आप चाहते हो तो निसंदेह आपके प्रभाव में और आपके ज्ञान में कार्यकुशलता ज्यादा ही, मैंने वो सारी चीजें कंसल्टेंसी, उसके बाद वकील वगैरह का कारोबार, एडवोकेट बन जाइए और
वो जो क्षेत्र होता है न्यायालय वाला, उधर आप जा सकते हो। उधर की जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है। संतान भाव थोड़ा कमजोर देख रहा हूं, इस वजह से कई बार संतति होने में कष्ट भी हो सकती है, पर उसकी चर्चा अभी ना करूं, उसकी चर्चा यहां ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ा दूं अगर, तो आपकी कुंडली में अगर मैं और भी बता दूं तो दशाएं किसकी किसकी कैसी जाएंगी। सूर्य की दशा थोड़ी कमजोर, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। चंद्रमा बेहतरीन, मंगल बुध कमजोर कमजोर। इसीलिए ये चीज़ें कमजोर हो रही हैं क्योंकि ग्रह मृत प्राय सारे हो रहे हैं और उनके पास अनुभव की कमी हो रही है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। होने के बावजूद ये मेष लग्न की कुंडली है, संपूर्ण निकाल सकती है, लेकिन ग्रहों के पास बल कम है, इस वजह से उनकी आकर्षण शक्ति कमजोर है, इस वजह से आपकी मेहनत वो ज़्यादा। होता क्या है, आप सामान्यतया कई बार ये लोगों को सुनते हो ये कहते हुए कि मैंने तो मेहनत बहुत ज़्यादा करी थी पर मुझे मिला कहाँ। क्योंकि जो जरा गौर करिए तो वो कमजोर है डिग्री में, और सूर्य जो बैलेंस का कारक होता है वो अग्नि तत्व का ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठा है, पंचम का अधिपति होकर ये सुख तो देता है, पर आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। पर आप चाहते हो तो बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, क्योंकि दशम स्थान का अधिपति लग्न को देख रहा है, ये मैंने कल भी बात कही थी। तो अगर निकलना है तो बाहर निकलिए, कुछ काम करना चाहते हैं बिल्कुल कर लीजिए, ये स्थिति बनती है। अब आगे अगर बुध की बात करता हूं तो बुध और मंगल ये थोड़े थोड़े कमजोर रहेंगे। आपसे मेहनत आपको ज्यादा करने की आवश्यकता है और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनि उच्च के होकर के देख रहे हैं, वो पापक ग्रह है, जब तक आप संपूर्ण नहीं दोगे तब तक वो कुछ देने वाला नहीं है। इच्छा की पूर्ति गुरु हमेशा ही कराएंगे, बल है, आप चाहो तो कर लो। बुध के बाद गुरु 50% का परिणाम, पर जितना देंगे वो बेहतर और अच्छा देंगे। शुक्र आपकी कुंडली के लिए बड़े अच्छे हैं, वो भौतिकवादी और जीवन के भौतिकीय सुख सुविधाओं में कभी भी कोई क्लेश नहीं रहेगा, ये ठीक है। शनि आपके लिए बड़े अच्छे हैं, वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे न होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया परिणाम करेंगे, और वो परिणाम शून्य नहीं दिखेगा। वो दरअसल अपनी दशाओं में आपको एकाकीपन और आपके आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को मजबूत करेंगे, और दरअसल वही जो है वो आपके भाग्य का लाभ भी देगा, और वही जो है आपके व्यक्तित्व को थोड़ा विशाल भी बनाएगा। और वही ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में प्रमुखतया बहुत महत्वपूर्ण नहीं होने के बावजूद भी वो असमंजस की स्थिति में होने के बाद भी आपको फल देने के लिए उद्वेलित है, क्योंकि उच्च का ग्रह बड़ा अच्छा परिणाम करते देखा गया है। और इस शनि को जरा गौर करिए तो इससे चौथे में कोई ग्रह नहीं है और इससे चौथे में इधर भी, पर गौर करिए तो शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, जहां का अधिपति जन्म कुंडली में पीछे है। इस वजह से थोड़ी सी समस्या भी बनेगी, पर ये शनि आपको देने का प्रयास हमेशा करेंगे। अगर आप बजरंगबली की पूजा करो तो लाभ की स्थिति बनती है। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए कभी भी खराब नहीं होंगे, ये बात श्योर है, क्योंकि वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में आकर के आपके धर्म का वो परचम लहराएंगे और आपके मेहनत और आपके प्राबल्य और मेहनत करने की इच्छा को बढ़ाएंगे। राहु में जब शुक्र की दशा चलेगी, जब कभी भी चले, जब भी कभी अंतर में चले, जब कभी भी प्रत्यंतर में चले, तो वो खर्च थोड़े बढ़ाएंगे पर वो आय के रास्ते भी खोलेंगे। ये आपकी कुंडली है। ये कुंडली एक ऐसी कुंडली है जहां व्यक्ति को थोड़ा एक्टिव होने की आवश्यकता है। ये कुंडली वो कुंडली है जहां व्यक्ति अगर थोड़ी मेहनत ना करे और वो कई बार पढ़ने बैठता है, पर घर की आवश्यकता और काम की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि पढ़ाई बंद और भौतिकीय सुखों के पीछे भागने का प्राबल्य दिखता है। अगर ये काम कर लेंगे तो ये काम नहीं होगा, अगर ये काम कर लेंगे तो शायद आगे का जीवन थोड़ा और संवर जाए। ये कुंडली वो कुंडली है जहां व्यक्ति को न्यायिक तौर पे इसको और भी सिद्ध करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने कर्मों में और भी थोड़े से न्याय को जोड़ लें और एक पन्ना हम अपने अनुशासित होने का जोड़ लेते हैं तो निस्संदेह ये कुंडली आपको, क्योंकि जीवन एक बार मिली, दोबारा तो मिलने वाली है नहीं। मैं आपके अंदर अगर आग भरने का प्रयास करूं तो सिर्फ इतनी बात सोच लो, खुद से सबको अलग करो और एक बार सिर्फ अपने बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप अपने बारे में जब तक नहीं सोचोगे तब तक दुनिया आपको अपने बारे में सोचने नहीं देगी। ये सिर्फ भ्रम का जाल है। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, कई तरीके के आपको भ्रम यहां मिल जाएंगे, लेकिन उससे हट करके परमात्मा और अपने तत्व के बारे में आपको सोचना और अपने आप को सींचना ही होगा। अगर नहीं सींचोगे तो एक मैंने वो एक इंस्टाग्राम पे मैं कभी अब मैं देख लेता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में पता नहीं वो क्या है, वो ऐसे ऐसे कई बार एक बार मैं देख रहा था कि मैंने बच्चे कहा था रणभूमि में खेलने से पहले, पता नहीं वो कहाँ खेलना पड़ता है, कुछ बोल रहे थे। तो ये बात है, आपको खुद को बल देना ही होगा और वो देना ही होगा, देना ही होगा। अब चलूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ पूछना होगा निसंदेह पूछ लेना, इसके उपाय मैं आपको फोन पे बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।